सॉरी यार, पिछली वीडियो में ना इंटेंजिबल वाले में उसमें एम्पेयरमेंट में ना आवाज़ कम आई है। बट हाँ, अब मैं तेरे को इंटेंजिबल वाला करवा रहा हूँ, फटाफट करवाऊँगा। कंसेप्ट समझने हैं सिर्फ तूने। देख, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले इंटेंजिबल क्या होता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते। अब सबसे पहले ना इंटेंजिबल एसेट की ना डेफिनेशन आ जाती है, ये तेरे को पढ़ना पड़ेगा, आ जाती है। तो डेफिनेशन में ये बोलते हैं, कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये बात जरूर लिखनी है। कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज ABC के पास इंटेंजिबल एसेट है, उसने कंट्रोल किया हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटरप्राइज। तो जिससे ये लग रहा है कि हमारी देख, सिंपली ये ना डेफिनेशन याद करनी ज़रूरी है। डेफिनेशन बोलती है कि पास्ट के इवेंट से हमने एक कंट्रोल किया है एसेट को, जिससे हमें फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है आने, इनफ्लो। ठीक है ना। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद आता है मॉनिटरी एसेट। मॉनिटरी एसेट होते हैं फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड अमाउंट, उस जिसमें हमें रिसीवेबल हो। नॉन मॉनिटरी होती है अदर देन मॉनिटरी एसेट। अमोर्टाइजेशन क्या होती है, जैसे एसेट्स में डेप्रिसिएशन होती है तो इंटेंजिबल एसेट को इमोर्टाइजेशन करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है ना। यूजफुल लाइफ क्या होती है, इनमें ना यूजफुल लाइफ होती है द पीरियड ऑफ द टाइम ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। तो ये यूजफुल लाइफ होती है। कहने का मतलब कि अगर तुम्हें 5G स्पेक्ट्रम मिला है, गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए 5G स्पेक्ट्रम दिया है, तो आप उसको स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है लाइसेंस 5G को चलाने का। जैसे जियो को दिया गवर्नमेंट ने, उसके पास्ट इवेंट से उसको एक ऐसा एसेट मिला है, ये एंटरप्राइज के पास कंट्रोल है एसेट, एक लाइसेंस, जिससे उसको फ्यूचर में इनफ्लो होंगे। बट वो कब तक होंगे, 10 साल तक। ठीक है, 10 साल के बाद उसके पास राइट नहीं है। तो उसने बोला ना, पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, जब तक हम उसको स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी लाइफ होती है। या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट। अगर वो ये हो गया लाइसेंस के लिए, ये होगा कि जिसके साथ हम यूनिट्स बना सकते हैं, कोई ऐसा लाइसेंस। ठीक है ना। फेयर वैल्यू क्या होती है, ऑफ द एसेट इन द अमाउंट ऑफ विच एसेट कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, सिंपल है। ओपन एक्टिव मार्केट का मतलब होता है कि आइटम यहाँ पे होमोजीनियस हो, बिलिंग वायर हो, ये हो। ठीक है ना। अम्पेयरमेंट लॉस तेरे को करवा दिया, कैरिंग अमाउंट तेरे को पता है। फिनेंशियल एसेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेंजिबल एसेट, अब आगे इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, एन आइडेंटिफाइबल नॉन मिलिट्री विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है ना। एक ऐसा एसेट होता है जो आइडेंटिफाइबल हो। सबसे पहली बात है कि आइडेंटिफाइबल हो, पता चले। ये भी आ सकते हैं MCQ में कि हाँ भाई हमारे पास एसेट है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली। उसके बाद नॉन मिलिट्री, वो मिलिट्री नहीं है, नॉन मिलिट्री है। विदाउट उस फिजिकल सब्सटेंस, उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर रेंट टू अदर, या तो हम सप्लाई टू सर्विस में यूज़ कर रहे हैं या फिर अदर को रेंट देने के लिए कर रहे हैं, सिंपली। ठीक है। आइडेंटिफाइबल, तो ये ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको पढ़ लियो। वैसे ना ये जो NDAS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होती। सेपरेट एक्विजिशन, इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज अकाउंट सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट कैन यूजली बी मेड रिलायबली। अगर तुमने किसी को सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट को बाय खरीदा है ना, तो तुम उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, है ना। तो इस परचेज प्राइस हो सकता है उसका। सपोज कर तूने, मैंने लाइसेंस लिया टैली का, तो वो मेरा इंटेंजिबल एसेट है, लाइसेंस लिया टैली का, उसको मैं परचेज प्राइस बस कोई ड्यूटी दी है, अगर कोई ड्यूटी मेरे को रिफंड आनी है वो माइनस कर दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट को मिला उसको माइनस कर दूंगा, दैट इज़ कॉस्ट। अब मैंने किसी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कब करना है, मैंने देख इंटेंजिबल एसेट में मैंने अभी तेरे को स्पेक्ट्रम और टैली के लाइसेंस के बारे में बोला, और वहीं पे एक और चीज़ होती है इंटेंजिबल एसेट, वो होता है मेरे पास राइट, ट्रेडमार्क। तो उसने बोला कि तुमने या फिर तुम्हारे पास एक ऐसा पेटेंट है जिसको तुम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो, तो आपने उसको इनिशियली कब रिकॉग्नाइज करना है इंटेंजिबल एसेट को। सबसे पहली बात कि इट इज़ प्रोबेबल, ये चीज़ प्रोबेबल हो कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो उसको हम एट्रीब्यूटेबल टू दैट फ्लो टू एंटरप्राइज और कॉस्ट ऑफ मेयर रिलायबली। ये दोनों, यही डेफिनेशन होती है एसेट की, यही इंटेंजिबल एसेट की है जो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए। ये कंडीशन होती है, एंड लिखा है यहाँ पे कि अगर तुमने इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है, यही कंडीशन तुम्हें एसेट में होती है, यही इंटेंजिबल में एसेट में, बल्कि हर एक एसेट में यही कंडीशन रहती है। PPPE में भी यही रहती है। इसका मतलब ये है, एक तो तुम्हें ये कन्फर्म हो कि भाई मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे और उस एसेट के साथ के कारण, और दूसरी बात तुम्हें ये पता होगी कि तुमने
कॉस्ट उसकी आप एसेट की ईजिली मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, तभी उसको इंटेंजिबल एसेट को तुम इनिशियली पहली बार रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। ये कंडीशन है रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। ये थी उसकी डेफिनेशन तो मैंने बता दिया कि आइडेंटिफाई नॉन मॉनेटरी एसेट, ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है ना। यहाँ पे मैंने करवाई थी, कहाँ करवाई वो मैंने, ये ठीक है। कंट्रोल बाय एंटरप्राइज एज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स विच विल फ्लो इन फ्यूचर बेनिफिट्स, ऐसे कुछ। और ये होता है कि उसको कब रिकॉग्नाइज़ करना है, रिकॉग्नाइज़ तभी करना है जब तुम्हें पता है कि उससे हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट होगा फ्यूचर में, और उसकी कॉस्ट को ईजिली हम वो कर सकें। से सेपरेट एक्विजिशन किया तो उसका क्या प्राइस निकला, ये बता दिया। एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ एन अमलगामेशन, जब तुमने अमलगामेशन में किसी इंटेंजिबल एसेट को लिया तो उसकी कैसी कैलकुलेशन करनी है, तो इसके लिए तूने अमलगामेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको छोड़ दे दो, इसके बारे में ज़्यादा जो वो करने की कुछ नहीं। अब उसके बाद आ गया एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर तूने गवर्नमेंट ग्रांट में किया है तो उसने बोला फ्री ऑफ चार्ज अगर तुम्हें, तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे रख लो, जैसे तुमने गवर्नमेंट ग्रांट में पढ़ा हुआ ना कि अगर तुम्हें फ्री में इंटेंजिबल एसेट मिला तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे रखो, क्योंकि नहीं तो तुम डेप्रिसिएशन भी ले लोगे, है ना, इसलिए नॉमिनल एसेट वैल्यू पे रखते हैं। अगर तुमने पैसों के लिए तो पैसों पे रख लिए। एक्सचेंज की एसेट की, तो अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, फेयर वैल्यू नाइदर रिसीव्ड एसेट नॉर गिवन एसेट, तब हमें देखने, नहीं तो हमने जो एसेट दिया है और जो लिया है, इन पहले जो दिया है एसेट उसकी वैल्यू को लेंगे, अगर वो नहीं है तो लिया है एसेट उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। इंटरनली जनरेटेड गुडविल की हम वैल्यू एट कॉस्ट रखते हैं, अगर कॉस्ट नहीं है तो नील, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाए रिसर्च फेज़, ये आ गया इम्पोर्टेंट पार्ट रिसर्च फेज़। ये ना यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो रिसर्च फेज़ तक तुमने खर्चा किया है ना, रिसर्च फेज़ तक तूने जो खर्चा किया उसको हम हमेशा P&L में डालते हैं जब तक वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में ना आ जाए, ठीक है ना। और रिसर्च फेज़ तक का हमारा खर्चा P&L में जाता है, उसके बाद जब डेवलपमेंट फेज़ में चले जाता है तो वो उसमें चला जाता है। ये डेवलपमेंट फेज़ को हम उसमें क्या बोलते हैं, एसेट बना देते हैं, जब हमें क्लियर हो कि भाई ये एसेट बन जाएगा। देख उसने बोला है नो इंटेंजिबल एसेट राइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम रिसर्च फेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो जो रिसर्च फेज़ में जितना भी पैसा आता है या खर्चा होता है इंटेंजिबल एसेट पे, उसको सीधा उसी साल में P&L में डालना है। आफ्टर रिसर्च फेज़ जितना भी आता है वो जानेगा एसेट में। अब ये ना क्वेश्चन तो में आ सकता है कि 2021 तक हमने इतना खर्चा किया, 22 तक इतना किया, 23 तक कितना किया, तो कौन सा रिसर्च में जाए, कौन सा P&L में जाएगा, कौन सा कैपिटलाइज होगा। P&L में जाएगा जो रिसर्च फेज़ पे किया, जो डेवलपमेंट फेज़ में किया वो कैपिटल में जाएगा, मतलब कि वो एसेट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये देख ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, एग्जांपल तुम्हें समझनी है, तुझे मैं आगे जाके ये सेम जो मैंने चीज़ें बताई वही है। ये यहाँ पे ना मैं तेरे को एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब इसने बोला कि मोटाइजेशन पीरियड क्या है, मैंने तेरे को बता दिया मोटाइजेशन पीरियड बेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें जो लग रहा है कि जब तक तुम्हें बेनिफिट्स आएंगे उससे, अगर उससे पहले टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, तो वहाँ पे तुम उसकी मोटाइजेशन को बंद कर सकते हो, है ना, एडजस्टमेंट करके। अब देख मोटाइजेशन मेथड, उसको कैसे शेयर को मोटाइज करेंगे, उसको शेयर को नहीं, वो इंटेंजिबल एसेट को स्ट्रेट लाइन मेथड, डोमेस्टिक बैलेंस और प्रोडक्टिव यूनिट मेथड, ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी अज्यूम टू बी जीरो अनलेस, तुम्हें इंटेंजिबल एसेट की हमेशा रेजिडुअल वैल्यू जीरो पर ही रखनी है, अनलेस कि उसकी एक्टिव मार्केट है और तुम्हें पता है कि थर्ड पार्टी उसको परचेज करने के लिए हमेशा बैठी हुई है। रिव्यू द मोटाइजेशन पीरियड एंड मोटाइजेशन मेथड, तुम्हें हर साल के एंड में ये रिव्यू करना चाहिए कि हमने जो मेथड किया वो सही है। रिकवरी ऑफ द कैरिंग अमाउंट इन एम्पेयरमेंट लॉस, ये मैंने करवा दिया, वही एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, एक्सपेरिमेंटेड डेवलपिंग ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर 10 करोड़ का, इट विल टेक 3 ईयर टू कंप्लीट डेवलपमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज 15 करोड़, आफ्टर 2 ईयर 70% ऑफ वर्क इज कम्प्लीटेड, हाउ ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट प्रेजेंट वैल्यू 6 करोड़ आएगी उसकी फ्यूचर की। कंपनी शुड रिकॉग्नाइज 1 करोड़ एज इम्पेयरमेंट लॉस। अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस उसने इसलिए किया, उसको पहले लग रहा था कि मेरे को 10 करोड़ आएंगे 2 साल, 15 करोड़ आएंगे, 5 5 10 5 15, और उसको 2 साल बाद लग रहा है कि भाई मेरे को सिर्फ 6 करोड़ आएंगे, तो उसका ना 1 करोड़ का खर्चा ज़्यादा हो गया ना, ठीक है ना, 1 करोड़ का खर्चा ज़्यादा हो गया, तो बल्कि 1 करोड़ कम हो गया उसका, तो उसको वो उसके अकॉर्डिंगली खर्चे में डाल देना, इसको तरीके से कंटिन्यू समझ आ जाएगी, ठीक है।
अब अदर डिस्क्लोजर को रहने दे। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उस ये क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मान के चल। ABC Limited developed a know-how by incurring expenditure of 20 lakh. The know-how is used by the company on a year. The useful life of the asset is 10 years from the year of the commercial. The company has not demonstrated the asset till the year past the general entry. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो टू मोटाइज डेबिट टू हो नो, क्योंकि वो 7 साल के लिए इकट्ठा वो उसको मोटाइज कर रहे हैं। अब ये देख, A company spent 45 lakh on publicity and the research expense on one of its new consumer product which was marketed in the county but proved to be failure. State how it you will deal. देख उसने बोला कि 45 लाख खर्चा किया था, वो 45 लाख रिसर्च एक्सपेंस पे खर्चा किया था। अब वो रिसर्च फेलियर हो गई तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। मैंने तेरे को पहले बताया कि जो रिसर्च फेस में खर्चा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम P&L में डालेंगे। इन द गिवन केस द कंपनी स्पेंड 45 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विच भी बाद मार्केटेड बट प्रूव टू बी फेलियर। इट इज़ क्लियर दैट इन द फ्यूचर इट विल नॉट रिलेटेड टू। देख यहाँ पे ये ऐसे है क्योंकि रिसर्च से तुम्हें ये थोड़ी ना पता कि तुम्हें प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, तुम्हें कोई कैश आएगा, इसलिए वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन से बाहर चला जाता है तो तुम्हें सारा का सारा एक्सपेंस ऑफ करना पड़ता है P&L में। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक तरह को मैं चीज़ बता देता हूँ। पहले तो मिल रहा था 1 साल तो मिलेगा कि वो एसेट बनेगा, अब दूसरे साल के एंड में तो मिल लगा कि भाई वो हमारा फेलियर हो गया एसेट, तो पहले साल तो मिल लग रहा है तो एसेट बन जाएगा, जिस साल तो मिल लगा ना कि फेलियर हो गया वो हमारा एसेट का रूप नहीं लेगा, उससे हमें कैश फ्लो नहीं आएंगे, तो उस साल में तुम उसको एक्सपेंस ऑफ कर सकती हो। जैसे ये कंपनी अब यहाँ पे ना वो डेट्स के साथ खेलेंगे यार, यहाँ पे मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल नहीं रहा जिसमें वो डेट्स के साथ खेल रहा है। चल ठीक है, जितने हैं उनको देख लियो एक बार, अगर नहीं समझ आए तो तुम मेरे से पूछ सकती हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं तेरे को तीसरा करवाता हूँ।